हाँ जी क्लास, come on, let's start with the second part 2 of banking, that is central bank. इससे पहले हमने part 1 में कर लिया था कमर्शियल बैंक और अब हम करेंगे part 2, that is central bank. ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक आएगा. कमर्शियल बैंक कौन था? हमारा पब्लिक का बैंक. ठीक है, अब उन कमर्शियल बैंक का भी कोई बैंक होना चाहिए, राइट? गवर्नमेंट का भी कोई बैंक होना चाहिए. हम तो अकाउंट खोलते हैं कमर्शियल बैंक में, SBI में, ICICI में हम तो बैंक्स खोलते हैं, लेकिन उन बैंक्स को भी तो कहीं पे अपना अकाउंट खोलना होगा, राइट? वो काम पे वो अकाउंट खोलने, और गवर्नमेंट को भी तो अपना कहीं अकाउंट खोलना है. तो बैंक्स का भी जो बैंक है वो कौन है? सेंट्रल बैंक. यानी एपेक्स बॉडी, हेड ऑफ बैंकिंग सिस्टम कौन है? सेंट्रल बैंक. हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है जी? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है. हाँ जी, तो पढ़ते हैं. सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी which controls, operates, regulates and directs entire banking system. एपेक्स क्या होता है जी? हाईएस्ट, सबसे बड़ी, सबसे ऊपर. तो सेंट्रल बैंक हाईएस्ट बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, जो क्या करती है? कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स. कंट्रोल करती है, चलाती है. रेगुलेट मतलब उसकी जितनी भी पॉलिसीज है उसको रेगुलेट करना. एंड डायरेक्ट एडवाइस देती है, सजेशन देती है. किसको? पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम. सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो हाईएस्ट पोजीशन पे है, टॉप मोस्ट पोजीशन इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम. अगर मैं पूरे के पूरा इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम की बात करूं या बैंकिंग सिस्टम की बात करूं, तो उसकी सबसे ऊपरली पोजीशन, सबसे हाईएस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन आता है? मेरा सेंट्रल बैंक आता है. तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है जी? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये कब एस्टैब्लिश हुआ? एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935. इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है, बाद में आती है. लेकिन अंडर द एक्ट पास इन 1934, तो RBI एक्ट पास हुआ था 1934 में, जो पास 1934 में हो गया था, लेकिन उसका बैंक एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1935 में, 1 अप्रैल, राइट? 1 अप्रैल को न्यू ईयर शुरू होता है ना, फाइनेंशियल ईयर, तो उससे हम याद रखेंगे कि 1 अप्रैल को ही हमारा RBI सेंट्रल बैंक भी एस्टैब्लिश हुआ. ठीक है, यूके के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड. ये भी याद रखेंगे. यूएसए के बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम. याद रखना, फेडरल रिजर्व बैंक नहीं लिखोगे, ये एमसीक्यू में ऐसे ही आएगा. फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व बैंक. ठीक है, तो फेडरल रिजर्व सिस्टम ये यूके के सेंट्रल बैंक का नाम है. ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI. तो सेंट्रल बैंक करता क्या है? इसके फंक्शंस क्या है? 5 फंक्शंस हैं. पांचों एज अ होल भी आ सकते हैं, बट चांसेस है इंडिविजुअली 3-3 नंबर पे भी आ सकते हैं. ठीक है, 3 नंबर का एक फंक्शन आ सकता है. लाइक एक्सप्लेन करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, 3 मार्क्स. ठीक है, तो इनमें से कोई भी आज 3 मार्क्स आ सकता है. एंड ये जो लास्ट है क्रेडिट कंट्रोल, दिस कैन कम इन 4 मार्क्स, 5 मार्क्स टू. ठीक है, 6 मार्क्स ये मैक्सिमम में जा सकते हैं. क्रेडिट कंट्रोल अलग से कराऊंगी, जैसे कमर्शियल बैंक्स में हमने क्रेडिट क्रिएशन किया था, इसमें हम क्रेडिट कंट्रोल करेंगे. ठीक है, आओ शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सबसे पहला फंक्शन करेंसी अथॉरिटी, या इसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ इशू. ठीक है, करेंसी अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया. मेरी इंडिया में करेंसी नोट कौन बनाता है जी? सेंट्रल बैंक बनाता है. तो ये जो सेंट्रल बैंक है, इसके पास सोल अथॉरिटी, सोल मतलब अकेले सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो करेंसी, पैसा इशू कर सकता है. मेरे सेंट्रल बैंक में प्रिंटिंग होती है नोट्स की, इसके पास सोल अथॉरिटी है, अकेली सोल मतलब अकेली इसके पास अथॉरिटी है, सोल राइट है कि वो पेपर नोट्स, करेंसी नोट्स इशू कर सके, और कोई इंस्टीट्यूट पैसा इशू नहीं कर सकता. ऑल द नोट्स इशूड बाय RBI. कभी भी देखना नोट्स के ऊपर हमारे गवर्नर का साइन होता है, तो वो बेसिकली कौन? सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है. ऑल द नोट्स इशूड बाय RBI हैव द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ RBI. ठीक है, सारे के सारे पेपर करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? मेरा सेंट्रल बैंक इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स. 1 रुपी का नोट और बाकी कॉइन्स है वो सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता. वो कौन इशू करता है? दे इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी गवर्नमेंट करती है वो इशू, इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. उन पे इसका सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी. ठीक है, सारे के सारे पेपर करेंसी नोट्स सेंट्रल बैंक इशू करता है. उसके पास सोल राइट है, सोल अथॉरिटी है करेंसी नोट्स को इशू करने का. लेकिन 1 रुपी का नोट एंड सारे के सारे कॉइन्स मेरा सेंट्रल बैंक नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, राइट? और उसके ऊपर किसका साइन होता है? फाइनेंस सिग्नेचर, फाइनेंस सेक्रेटरी का.
इसका एडवांटेज क्या है जी कि सिर्फ आरबीआई के पास राइट है पैसे प्रिंट करने का, और कोई अथॉरिटी और कोई इंस्टीट्यूशन नोट्स प्रिंट नहीं कर सकती, सिर्फ आरबीआई ही नोट्स को प्रिंट कर सकती है। इसका क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा है यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। अगर मैं नोट सर्कुलेट कर रही हूँ, मेरी इकोनॉमी में नोट्स जा रही है, यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक ही जगह से एक ही तरफ से प्रिंट हो रहे हैं तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है। सेकंड, पावर टू सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ये देखो सेंट्रल बैंक का जो फिफ्थ पॉइंट है ना क्रेडिट कंट्रोल, ये यही है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कंट्रोल करता है कि मैंने अपनी इकोनॉमी में कितना पैसा, कितना कैश जाना चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और अगर सेंट्रल बैंक इकलौती ऐसी अथॉरिटी होगी जो पैसे छाप रही है, तो पैसे इशू कर रही है, पैसे प्रिंट कर रही है, पैसे इशू कर रही है, तो उसके पास एक पावर होगी कि वो कंट्रोल कर सके कितनी मनी प्रिंट करनी है, कितनी मनी सप्लाई करनी है, राइट। तीसरा, पावर टू द गवर्नमेंट टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल सेंट्रल बैंक। अब गवर्नमेंट के पास भी पावर है क्योंकि उसको पता है कि नोट्स कहाँ से इशू हो रही है, सेंट्रल बैंक से, तो वो भी सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं कितनी करेंसी प्रिंट हो रही है और कितनी फ्लो में जा रही है, कितनी मनी सप्लाई में जा रही है। पब्लिक फेथ, अगर एक ही होगी, एक ही अथॉरिटी होगी, एक ही इंस्टीट्यूशन होगा जो पैसे प्रिंट कर रहा है, तो इवन पब्लिक को फेथ होगा ना उस सिस्टम में, सारा मॉनेटरी करेंसी सिस्टम में। तो ये चार फायदे हैं, ये चार बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं कि सिर्फ आरबीआई को ही अथॉरिटी दी गई है नोट्स को प्रिंट करने की। आगे आओ, सेकंड पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। मेरी गवर्नमेंट का बैंक बनता है आरबीआई। एज अ बैंकर वो तीन काम करता है। सबसे पहला, बैंकर बनता है। एज अ बैंकर वो क्या करता है? जो हम पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक काम करता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। क्या करेगा? मेंटेन्स करंट अकाउंट, उसका अकाउंट बनाएगा, एक्सेप्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स, कोई भी रिसीट्स है, पेमेंट्स करनी है, रिसीट्स एक्सेप्ट करनी हो करेगा, लोन्स देगा, एडवांसेस देगा गवर्नमेंट को। यानी जो कमर्शियल बैंक कोई पब्लिक के लिए करता था, वही सारे फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म करेगा, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। देन एज एन एजेंट, वी आर एज एजेंट। एज एजेंट वो क्या करेगा? पब्लिक डेट को मैनेज करता है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल्स को सेल परचेज करती है, पब्लिक का कोई डेट होता है गवर्नमेंट ने लिया होता है, उसको मैनेज कौन करता है? सेंट्रल बैंक। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल्स है, वो भी परचेज और सेल करता है कौन? सेंट्रल बैंक। ये दो काम वो कैसे करेगा? एज एन एजेंट। एज अ बैंकर वो सारे काम करेगा कि पैसे एक्सेप्ट करना, पेमेंट देनी, कोई अकाउंट मेंटेन करना, लोन्स एंड एडवांसेस देना। एज एन एजेंट वो पब्लिक डेट को मैनेज करेगा और सिक्योरिटीज को इशू करेगा। देन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, वो एडवाइस भी करता है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर्स पे, इकोनॉमिक मैटर्स पे, कि आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सारे फाइनेंशियल मैटर्स पे मेरा आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता रहता है। तो आरबीआई का लिंक गवर्नमेंट के साथ है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बैंक है, गवर्नमेंट अपना बैंक यहाँ पे बना के रखती है। तो दो चीजें क्लियर हुई। सबसे पहला, करेंसी अथॉरिटी, वो जो बैंक है वो पैसे इशू करता है। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, मेरी गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई है, वो उसके लिए बैंक भी बनता है, उसका एजेंट भी है, वो उसका फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। ठीक है, इसके 3 सब पॉइंट्स है और ये अकेला पॉइंट 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, देन बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर अगेन 3 से 4 मार्क्स में इंडिविजुअली टेस्ट होता है। एज अ बैंकर्स बैंक आरबीआई 3 काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मानो ये काम इंडिविजुअली भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, कर ले। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, हम कमर्शियल बैंक में पढ़ चुके हैं ना कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ पार्ट, कुछ फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट एज सीआरआर रखना पड़ता है बैंक्स के पास। तो ये वही है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक का कुछ पैसा एज सीआरआर अपने पास रखता है एंड हेंस वो कस्टोडियन होता है कैश रिजर्व। कस्टोडियन मतलब कलेक्शन हाउस जहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है, एक सेकंड, सेकेंड पॉइंट में वो कह रहा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी उम्मीद। कमर्शियल बैंक्स की आखिरी उम्मीद होती है सेंट्रल बैंक। यानी सपोज करो कमर्शियल बैंक्स ना एक दूसरे से बैंक से भी लोन ले सकते हैं, आपस में भी ले सकते हैं, लेकिन जब उसके पास कोई सोर्स नहीं है पैसे लेने का, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है और उसको किसी को पैसे देने हैं एंड ऑन द हैंड उसके पास अब पैसे नहीं है। हमने पढ़ा ना कमर्शियल बैंक जो पैसे लेते हैं वो आगे लेंड कर देता है। कोई ऐसी सिचुएशन आई, अब उसके पास देने को पैसे नहीं है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पैसे नहीं है और इधर उधर के सोर्सेज भी नहीं है जहाँ से वो पैसे अरेंज कर पाए।
नाउ कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसकी आखिरी उम्मीद कौन है, आरबीआई। वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई को बोलेगा मुझे कुछ पैसे लोन के तौर पे दे दे, और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसलिए बोलते हैं कि उसकी आखिरी उम्मीद, एंड में जब कोई ऑप्शन नहीं है, सारे सोर्सेज खत्म हो गए, तो कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई के पास। एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई क्या करता है, लोन्स और एडवांसेस देते हैं कमर्शियल बैंक को। इसके अलावा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कमर्शियल बैंक वाले टॉपिक में भी कि हमारा पब्लिक का बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कर देता है कमर्शियल बैंक। सिमिलरली सेंट्रल बैंक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करता है फॉर कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो, वो सेंट्रल बैंक के पास जाके आरबीआई के पास जाके डिस्काउंट कर सकते हैं कि भाई ये मुझे इसके पैसे पहले दे दे, ये बिल इस डेट पे ड्यू है, बाद में आप कलेक्ट कर लेना। सेम वे जैसे कमर्शियल बैंक करता है, ठीक है। लास्ट आता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्लियरिंग हाउस क्या होता है। देखो एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं और सारे कमर्शियल बैंक्स ने अपना अपना अकाउंट खोल रखा है किसके साथ, आरबीआई के साथ, ठीक है। अब जिस टाइम पे पैसे चाहिए थे, अब सारों का सीआरआर कहाँ मेंटेन हुआ है, सारों का सीआरआर मेंटेन सब बैंक्स के, सब कमर्शियल बैंक से कुछ पैसे सेंट्रल बैंक के पास पड़े हैं, कुछ पैसे आरबीआई के पास पड़े हैं, ठीक है। सपोज करते हैं एक बैंक ने 5 करोड़ रुपए आरबीआई को दिए और दूसरी ए बैंक है, बी बैंक ने 2 करोड़ रुपए आरबीआई को दिए, सी बैंक ने 3 करोड़ रुपए आरबीआई को दिए। सारे बैंक्स ने कुछ पैसे आरबीआई के साथ रखे हुए हैं एज सीआरआर रखे हुए हैं। नाउ होता क्या है, सपोज बी बैंक जाता है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने अपना सीआरआर यूज कर लिया, कुछ भी यूज कर लिया, वो जाता है आरबीआई के पास कि मेरे को ना 3 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 3 करोड़ दे दो। अब आरबीआई क्या करेगा, इसके 2 करोड़ तो इसको दे देगा, इसके अलावा 1 करोड़ और देना है, वो क्या करेगा 50 लाख यहाँ से 50 लाख यहाँ से निकाल के 1 करोड़ उसको दे देगा, ठीक है। 50 लाख दोनों तरफ से निकाल के 1 करोड़ इसको दे देगा। अब इन दोनों के बैंक में से तो 50 लाख कट गए, इसको 1 करोड़ मिलता है, लेकिन फायदा क्या था कि तीनों बैंक्स का अकाउंट मेंटेन हुआ था किसके साथ, आरबीआई के साथ। तो एट द एंड जब आरबीआई को सेटल करना होता है, ये सारे क्लेम सारे बैंक्स के सेटलमेंट करनी होती है, तो आरबीआई के लिए इजी हो जाता है, वो आराम से सेटलमेंट कर देता है कि यहाँ पे 1 करोड़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इससे 1 करोड़ लेना है, उन लोगों को अकाउंट में 1 करोड़ डालना है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट सेटलमेंट कर देता है, इसलिए उसको क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर, उनके एक दूसरे के अगेंस्ट भी, एक तो इस तरह से भी होते हैं, अदरवाइज दूसरी तरह के भी बैंक के आपस में कुछ क्लेम्स होते हैं, बैंक्स का आपस में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कभी-कभी बैंक एक दूसरे से लोन ले लेते हैं, अब जब बैंक एक दूसरे से लोन लेके, अब उनका अकाउंट तो आरबीआई मेंटेन करता है, ठीक है, एंड में कुछ बचा है इधर उधर का लोन पे बैक करना है या कुछ भी बचा है, वो सारा कुछ कौन सेटल कर देगा, आरबीआई अपने आप सेटल कर देगा, इसलिए उसको क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। यानी ए बैंक ने अगर बी बैंक से लोन दिया है और उसको भी पे करना है, तो वो अगर पे नहीं करता तो एंड में व्हेन सेटलमेंट होनी है आरबीआई कर देगा वो सेटलमेंट, क्योंकि सारों के अकाउंट तो उसी के पास बने हुए हैं ना, वो अपने आप इधर डेबिट क्रेडिट कर देगा वेरेवर इट इज, इसलिए उसको क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। तो मैं कोई एग्जांपल नहीं देना, मैं सिर्फ समझा रही हूं कि हाउ इट इज द क्लियरिंग हाउस। देन एज अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को क्या करेगा, ऑब्वियसली रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। रेगुलेट क्या करता है, वो रेगुलेट करते हैं कि वहां पे प्रॉपर लाइसेंसिंग है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, अगर बैंक किसी बैंक में मर्ज होना है, किसी बैंक में वाइंड अप होना है, तो वो कैसे करेगा, उसकी क्या पॉलिसी है। एंड कंट्रोल, कंट्रोल कैसे करता है जी, पीरियोडिक इंस्पेक्शन, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता है आरबीआई हर कमर्शियल बैंक में जाता है। Then fourth point, custodian of foreign exchange. Custodian again, custodian क्या होता है, collection house, जहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है क्या, foreign exchange, जितना भी foreign exchange का रिजर्व है, foreign exchange foreign currency plus gold, gold हमारे सारा का सारा कंट्री का गोल्ड और foreign exchange कहाँ पड़ा है, आरबीआई के पास पड़ा है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होनी है वो किसके थ्रू रूट होके जाएंगी जी, आरबीआई के थ्रू रूट होके जाएंगी। ये क्यों होता है, ये आरबीआई को क्यों दिया हुआ है, इसकी एडवांटेज आरबीआई को इसलिए दी हुई है क्योंकि आरबीआई ही तो मनी कंट्रोलर है, मनी सप्लायर है, तो जो बाहर वाली करेंसी होती है, अपनी करेंसी है, उसकी अगर उसने मनी वैल्यू देखनी है, एक्सटर्नल वैल्यू देखनी है, उसको संभाल पाए, मैनेज कर पाए कि मेरे पैसे, मेरे फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, ये हम चैप्टर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज को, उसमें ज्यादा क्लियर होगा तुम्हें। एक फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है, तो आरबीआई एक तरह से कंट्रोल कर पाए उसके पास कि मेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, एकदम से वैल्यू गिर ना जाए, एकदम से वैल्यू बढ़ ना जाए। तो इसी वजह से सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व और गोल्ड आरबीआई के पास होता है, क्योंकि सारा कुछ उसके थ्रू रूट होना होता है, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज तो मैं अच्छे से समझ आएगा जब हम फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर करेंगे। लास्ट इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है जी, उधार। ध्यान से सुनना, हमें पैसे चाहिए, हम कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे, हमारे पास पैसा आ गया, क्रेडिट क्रिएट हो गया, और हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, कैसे मेरे 1000 रुपए 500 रुपए बन जाते हैं, ये पढ़ा था। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, ये क्रेडिट कंट्रोल करता है।
आरबीआई कंट्रोल करता है कि कमर्शियल बैंक कितना लोन देगा, कितना क्रेडिट देगा, उसकी मर्जी है। अगर वो चाहता है कि क्रेडिट कम हो जाए, क्रेडिट की सप्लाई, मनी की सप्लाई कम हो जाए, तो वो कंट्रोल कर लेगा। अगर वो चाहता है अब क्रेडिट देना चाहिए, अब कमर्शियल बैंक को लोन देने चाहिए, तो वो इसको थोड़ा लीनियंट कर देगा कि कोई बात नहीं, मनी सप्लाई करो। हाउ और व्हाई, ये हम अभी पढ़ते हैं। हाँ जी, तो लास्ट फंक्शन रह गया था सेंट्रल बैंक का, जो कि था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो इसकी इंट्रोडक्शन में, एक्सप्लेनेशन में मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्रेडिट क्रिएट करता है। हम ये पढ़ चुके हैं ना, क्रेडिट क्रिएशन बाय मनी मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, एक टाइम पे कितने नोट्स प्रिंट होने चाहिए कि मार्केट में मैं इकोनॉमी को, मनी को कंट्रोल कर सकूं, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकूं। हम जो भी बैंक में पैसा देते हैं, बैंक को आगे लेंड करते हैं, ये कितने पैसे लेंड करने हैं, पैसे कितने लेंड करने हैं, किस पे डिपेंड करता है, ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है कि मुझे कितना पैसा एज क्रेडिट पब्लिक को देना है। ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है कौन, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। मेरी मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल करता क्यों है, क्या सिचुएशन है? देखो, हमारी इकोनॉमी में दो सिचुएशंस होती हैं, एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हो गई महंगाई। अब महंगाई कब होती है जी, जब किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा होता है। प्राइस कब ज्यादा होता है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है, जब किसी चीज की सप्लाई कम हो और उसकी डिमांड ज्यादा हो। डिमांड ज्यादा है मतलब लोग उसकी डिमांड ज्यादा करें, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, इसीलिए वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। अब मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में महंगाई है, मुझे इस महंगाई को कंट्रोल करना है। तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करेगा, मनी सप्लाई कम कर देगा या मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। वो कहेगा ना करेंसी लोगों के हाथों में जाएगी, ना लोग पैसा स्पेंड करेंगे, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो मेरी इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। तो दो सिचुएशंस होती है, एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम करता है। वो कहेगा कि मेरी इकोनॉमी में कम पैसा जाए, कम पैसा जाएगा तो लोग कम पैसे लगाएंगे, ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। ऑन द कंट्री, जब डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब मेरी सेल इतनी नहीं हो रही है, तो वहां पे मेरी मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है। मनी सप्लाई बढ़ गई मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा और लोग डिमांड करने लग जाएंगे, मार्केट में सेल्स इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस चीज की डिमांड बढ़ गई, तो हेंस डिफ्लेशन की सिचुएशन भी अपने आप ठीक हो गई। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेरा सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करेगा। वो देखेगा कि कितनी करेंसी एज अ क्रेडिट मुझे देनी है, कितनी नहीं। अब ये कैसे कंट्रोल करता है, इसके दो मेजर्स हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव 5 है, क्वालिटेटिव 3 है। ये एज अ होल कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्वेश्चन आ सकता है इन 4, 5 और 6 मार्क्स। ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं रेपो रेट। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आएंगे रेपो रेट। नाउ क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं, जनरल इन नेचर, अफेक्ट्स ऑल द सेक्टर्स। जो मेरे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं ये जनरल हैं अबाउट, दीज आर जनरल, सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, देखो हम पढ़ चुके हैं कि कमर्शियल बैंक्स ना आरबीआई से पैसे लेते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस लेते हैं। जब भी उनको पैसे चाहिए कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा कि मुझे पैसे दे दो। तो रेपो रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म लोन। बेसिकली कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाते हैं कि मुझे पैसे दो, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देता है, वो जिस रेट पे देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म। रेपो रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। अब मेरे ध्यान से बात सुनिए, आपको भी इस रेट से, रेपो रेट से मनी कैसे कंट्रोल होगी, क्रेडिट कैसे कंट्रोल होगा। देखो रेपो रेट वो रेट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक पे चार्ज होता है, यानी कमर्शियल बैंक ने बैंक्स आरबीआई से पैसे लिए तो उनको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक्स को। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जब रेपो रेट ज्यादा है, यानी ये रेट जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा वो रेपो रेट ज्यादा है। रेपो रेट ज्यादा होने का क्या मतलब है, रेपो रेट ज्यादा मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। रेपो रेट ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब उनको तो पैसे उधार आरबीआई से लेने पड़ेंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा। अब कमर्शियल बैंक जब आगे पब्लिक को पैसा देगी तो वो भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी,
क्योंकि कमर्शियल बैंक को भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिला। अब कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को पैसा भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगी। अब तुम एज ए पब्लिक सोचो, अगर तुम्हें लोन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा होता है, क्या तुम वो लोन लेते हो? नहीं लेते। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि रेपो रेट बढ़ गया, यानी कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा आरबीआई को, कमर्शियल बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी पब्लिक से। अब पब्लिक तो वो तो मानेगी नहीं कि मैं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूं, तो इससे क्या होगा, डिस्करेज हो जाएगी बोरोइंग्स कम हो जाएगी, डिस्करेज हो जाएगी। जो पब्लिक है वो और पैसा बोरो करना नहीं चाहेगी, वो और पैसा बोरो नहीं करेगी, क्योंकि वो कहेगी पैसा बोरो करने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब जब डिस्करेज हो गई बोरोइंग डिस्करेज होने की वजह से मनी सप्लाई क्या हो गई, कम। तो रेपो रेट के बढ़ने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, वाइस वर्सा। रेपो रेट कम हो गया, ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, और पब्लिक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिल रहे हैं तो पब्लिक ज्यादा पैसे लेगी। तो रेपो रेट कम होने से मनी सप्लाई बढ़ी, रेपो रेट बढ़ने से मनी सप्लाई कम। क्या हुआ, आप पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम है रीपरचेज रेट। रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई विल गिव मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म लोन। नाउ रेपो रेट आरआर, रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट बढ़ा मतलब कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा। रेपो रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा। जब उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा तो पब्लिक को भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा। जब पब्लिक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा, उसकी वजह से डिस्करेज बोरोइंग डिस्करेज हो गई। जब बोरोइंग डिस्करेज हो गई मतलब लोग पैसे नहीं लेना चाहते, तो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर भी कम हो गई। उधार क्रिएट नहीं हुआ, जो लोन मैं लोगों को देना चाहती थी वो लोग लोन लेना ही नहीं चाहते हैं अब, तो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर कम हो गई, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई मेरी कम हो गई, गिर गई। तो क्या हुआ, रेपो रेट के बढ़ने से मनी सप्लाई कम होती है। अब बैंक रेपो रेट कब बढ़ाएगा, जब इन्फ्लेशन होगी। क्वेश्चन यही आता है कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, अब एज अ सेंट्रल बैंक रेपो रेट पे क्या फर्क करोगे। तो इन्फ्लेशन है मतलब मनी सप्लाई कम करनी है, मनी सप्लाई कम करनी है तो रेपो रेट बढ़ा दो। तो आप कहोगे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बैंक्स अपना रेपो रेट बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। पहला रेट क्लियर है। अब बाकी सारे एग्जैक्टली सेम है। रेपो रेट समझ में आया। अब बैंक रेट का दूसरा नाम है डिस्काउंट रेट। ये बिल्कुल सेम है रेपो रेट के जैसे, फर्क सिर्फ इतना है, दिस इज द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। जो रेपो रेट है दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, जो बैंक रेट है दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म लोन ले रहा है, उस पे जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट। अब बैंक रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, बैंक रेट के बढ़ने से कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक से भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। पब्लिक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो पब्लिक के लिए डिस्करेज हो जाएंगी बोरोइंग्स, पब्लिक बोरोइंग्स नहीं करेगी। जब बोरोइंग्स नहीं करेगी तो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर कम हुई, क्रेडिट क्रिएटिंग पावर के कम होने की वजह से मनी सप्लाई भी कम हो गई। बिल्कुल सेम जैसे ऊपर, सेम चीज लिखनी है, नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। थर्ड, रिवर्स रेपो रेट। अब क्या कमर्शियल बैंक सिर्फ पैसे लेती है? नहीं। अगर कमर्शियल बैंक के पास कुछ सरप्लस है, कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है, दे हैव सरप्लस, तो वो सरप्लस डिपॉजिट भी करवाती है। डिपॉजिट करवाएगी तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। वो अब रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पैसा डिपॉजिट कराता है, यानी ये इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो रिवर्स रेपो रेट है आरआरआर, अगर ये ज्यादा है, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हुआ है, ज्यादा है, मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब जब कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो कमर्शियल बैंक का क्या मन करेगा, कमर्शियल बैंक का मन करेगा कि मैं और पैसे जमा करवा दूं, क्योंकि मैं जितना पैसा जमा करवाऊंगा मेरी उतनी मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। एक इंटरेस्ट उसको बैंक से मिल रहा है पैसे जमा करवा के, एक इंटरेस्ट उसको लोन से भी मिल रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पैसे मुझे बैंक में देने चाहिए आरबीआई में, या ये पैसे मुझे लोन में देने चाहिए। होता क्या है, आरआरआर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होता है लोन वाले रेट से, तो कमर्शियल बैंक्स क्या इंकरेज करते हैं, वो इंकरेज करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेविंग करूं, किसके साथ, आरबीआई के साथ। अब जब कमर्शियल बैंक अपने बहुत सारे पैसे आरबीआई के साथ सेव कर देंगे तो आगे लोन देने के लिए पैसे कम रह जाएंगे, ऑब्वियसली मनी सप्लाई कम होगी। लॉजिक समझ आया। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जो कमर्शियल बैंक्स को मिलेगा,
पैसे जमा करवाने पे। अगर ये रेट बढ़ गया, रेट के बढ़ने से मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक बहुत इंकरेज होगा कि मैं सेविंग करूं और पैसे सेव करूं आरबीआई के साथ। कमर्शियल बैंक क्या करता है और पैसे सेव करने लग जाता है आरबीआई के साथ। अब क्योंकि वो बहुत सारे पैसे डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के साथ, लेंडिंग के लिए, लोन देने के लिए पैसे कम रह जाते हैं। अब जब लोन देने के लिए पैसे रह ही कम गए, ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई। तो आरआरआर के बढ़ने से भी मनी सप्लाई कम होती है। आरआरआर के कम होने से वही होगा कि अब जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम है, तो वो कहेगा मैं क्यों डिपॉजिट करूं, मैं लोन देता हूं ना, मेरे को वहां से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो लोन देगा अगर आरआरआर कम हो जाए। लेकिन अगर आरआरआर बढ़ गया तो वो सेव करेगा ज्यादा। क्लियर है? नोट्स में इसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है और हम ये चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो तुम वीडियो देख रहे हो दिस इज जस्ट रिवीजन, ये क्विक रिवीजन है, ये डिटेल में वी हैव डिस्कस्ड व्हाइल डूइंग द चैप्टर इन क्लास। ये वीडियो तुम्हारे पास एक आ गई क्लास में, वी हैव टेकन 4 to 5 days टू डू इट, तो क्लास में ध्यान से सुनना, नोट्स में मैंने कुछ ऐड करवाया वो पढ़ना। दिस इज द रिवीजन वीडियो, शॉर्ट, वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है। फोर्थ आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमें पता है गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी बिल्स नाम की सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट की होती है और ये बहुत सिक्योर होती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की है तो इस पे रिस्क कम होता है और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत विलिंगली ये सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहते हैं क्योंकि वो श्योर होते हैं कि इस पे रिस्क बहुत कम है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो वो चाहते हैं कि हम इसमें ट्रेड करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करें, जैसे कि ट्रेजरी बिल में। अब क्या ये ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हर टाइम अवेलेबल होती है बाय करने के लिए, सेल करने के लिए? नहीं, ये भी आरबीआई कंट्रोल करता है। हम आरबीआई के फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि एज एन एजेंट वो परचेज एंड सेल करता है सिक्योरिटीज की, आरबीआई कंट्रोल करता है। अब आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं लाइक ट्रेजरी बिल्स, उसको ओपनली मार्केट में परचेज या सेल के लिए अलाउ कर देता है। अब ये करता कब है, अगेन जब उसको मनी सप्लाई कंट्रोल करना हो। अब अगर उसको मनी सप्लाई बढ़ाना है, वो क्या करेगा, खरीदेगा, क्योंकि जब वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस खरीदेगा तो वो ऑब्वियसली पैसे लोगों को देगा। अब आप बोलोगे वो खरीदेगा तो लोग सेल करना चाहते हैं, जी हाँ, लोग बहुत विलिंग होते हैं सेल करने को, क्योंकि वो कहते हैं मुझे सेल करना है तो मुझे इस पे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा होगा, मेरी अच्छी कमाई होगी, मैं बेच देता हूँ। तो जब आरबीआई परचेज करता है, उनको सेल करना भी पड़ता है, जब आरबीआई बाय करता है, परचेज करता है, तो वो आरबीआई ने सिक्योरिटीज दी, उसके बदले में पैसे दिए, मनी सप्लाई बढ़ गई क्योंकि पैसे दिए हैं। वहीं जब आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, वो क्या करेगा, वो उसको सेल करेगा। जब वो उसको सेल करेगा तो पैसे आएंगे, लोग उसको खरीदने के लिए भी बहुत विलिंग होते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिक रही है, आई विल बाय इट। तो जब वो बाय करते हैं तो वो पैसे देते हैं। अब जब उन्होंने बाय करा है तो पैसे हमारे पास आते हैं क्योंकि हम सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज को। तो जब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो पैसे हमारे पास आएंगे, लोग उसको खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड है, पैसे आएंगे हमारे पास में, लोगों का पैसा जा रहा है तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगी। देखो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई बाय कर रहा है तो उस बाय करने से क्या होगा, खरीदे मतलब पैसे दिए तो कैश रिजर्व बढ़ गया, कमर्शियल बैंक में पैसे जाएंगे, हमने पढ़ा था सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रही है। आरबीआई ने पैसे खरीदे तो कमर्शियल बैंक में पैसे बढ़ गए, सॉरी आरबीआई ने सिक्योरिटीज खरीदी तो कमर्शियल बैंक में कैश रिजर्व बढ़ गए क्योंकि खरीदने में पैसे वहीं गए। जब कमर्शियल बैंक में कैश रिजर्व बढ़ गया तो ऑब्वियसली वो आगे क्रेडिट ज्यादा दे पाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। ऑन द कंट्रेरी जब आरबीआई ने सेल करा तो कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व कम हो गया क्योंकि जो सेल करा और लोग पेमेंट कर रहे हैं, कर कहां से रहे, कमर्शियल बैंक में से ही पे कर रहे हैं ना, तो कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व कम हो जाएगा। जब कैश रिजर्व कम हो जाएगा मतलब मेरी मनी सप्लाई भी कम हो गई। क्लियर है ये? आगे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो किसी भी बैंक को कंपलसरी होता है रखना होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, मिनिमम डिपॉजिट टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। ये वो डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ कंपलसरी रखना चाहिए, ठीक है। ये होता है सीआरआर, ये वो कैश रिजर्व है, कैश डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक रखेगा। अब अगर सीआरआर बढ़ गया मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसे रखने पड़ रहे हैं, सीआरआर बढ़ गया मतलब मनी सप्लाई ऑब्वियसली कम हो गई क्योंकि कमर्शियल बैंक का ज्यादा हिस्सा उसको कहां देना पड़ेगा, आरबीआई को। वी हैव डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ दिस इज बीइंग डन इन क्लास, राइट। उसको इसलिए अभी फटाफट करवा दी। सीआरआर क्या होता है, वो पैसे जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ रखने पड़ते हैं। अब अगर ये पैसे बढ़ गए तो मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसे आरबीआई के साथ रखने पड़ेंगे, ऑब्वियसली मनी सप्लाई आगे क्रेडिट देने के लिए वो कम हो जाएगा। ऑन द कंट्रेरी एसएलआर क्या होता है, एसएलआर वो डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ठीक है, अपने पास रखना है। सीआरआर बैंक के पास, आरबीआई के पास रखना है, एसएलआर अपने पास रखना है। अगेन अगर एसएलआर बढ़ गया यानी ज्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, अगेन लेंड करने के लिए कम होगा तो मनी सप्लाई कम हो गई। मैंने तुम्हारे को इसकी एग्जांपल कैसे दी थी, फटाफट देखो। मैंने कहा था 100 करोड़ का पैसा है तुम्हारे पास, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ है, तो करेगा क्या, आरबीआई कहेगा कि इसमें से 5 करोड़ तो तू मुझे दे दे एज सीआरआर,
इसमें से 15 करोड़ तो अपने पास रखा है SLR, तो देखो 20 करोड़ तो उसको लोन देने के लिए अलाउड ही नहीं है, वो 80 करोड़ का लोन दे सकता है, तो ये 80 करोड़ की मनी सप्लाई है, राइट। अगर CRR या SLR बढ़ गया, लेट्स से CRR हो गया 15 और ये भी था 15, दोनों चीजें 15 है, CRR या SLR में से कुछ भी बढ़ गया तो यहाँ पे उसको 30 करोड़ रखने पड़ रहे हैं और आगे वो 70 करोड़ दे रहा है। तो पता क्या लग रहा है, CRR और SLR बढ़ने की वजह से मेरा लोन देने की अमाउंट कम हो रही है, मेरी क्रेडिट देने की अमाउंट कम हो रही है, क्योंकि CRR और SLR मुझे अपने पास रखने कमर्शियल बैंक को, वो आगे लोन नहीं दे सकता। तो अगर RBI CRR बढ़ाता है या SLR बढ़ाता है, उसकी वजह से मेरी लोन देने की, क्रेडिट देने की सप्लाई जो है कम हो जाती है, क्रेडिट देने की पावर, मनी सप्लाई कम हो जाती है। आई हैव डिस्कस्ड दिस इन वेरी मच डिटेल इन क्लास, सो आई गेस इससे भी क्लियर हो गया। फिर भी किसी को डाउट है, टॉक टू मी, कम टू मी, क्लियर हो जाएगा, कोई डरना नहीं है, जितनी मर्जी बारी आके पूछो, ठीक है। देन ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स, एंड में हम आते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स पे, ठीक है। क्वालिटेटिव मेजर्स पे चलते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स ये स्पेसिफिक होते हैं, ये सारे के सारे सेक्टर्स को अफेक्ट नहीं करते, ये पर्टिकुलर यूज के लिए अफेक्ट करते हैं। बहुत इजी हम डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरेटिकल है। होता क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोन एंड अमाउंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। बेसिकली जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी देते हो, कुछ गिरवी रखते हो। अब जो गिरवी रखते हो, लेट्स से तुमने 10 लाख की कोई चीज गिरवी रखी, क्या तुम्हें 10 लाख का ही लोन दे देगा बैंक? नहीं, तुमने 10 लाख गिरवी रखा तो तुम्हें लोन मिलेगा 6 लाख, तुम्हें लोन मिलेगा 6 लाख का। 10 लाख तुमने गिरवी रखा, कोलेटरल दिया, कोलेटरल, तुम्हें लोन मिला 6 लाख का। ये जो 4 लाख है ना, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। अब देखो इस केस में सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने कहा 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यानी 10 का 40%, 4 लाख उसने रखा, 60 लाख का उसने लोन दिया। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हुआ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड अमाउंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। सपोज करो बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दिया, 50% होना चाहिए, यानी 10 लाख का अगर तुम कोलेटरल दे रहे हो तो 50% मार्जिन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी 5 लाख मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो लोन कितने का मिला, 5 लाख का लोन मिला। यहां लोन मिला 6 लाख का, यहां लोन मिला 5 लाख का। तो क्या देख रहे हैं हम, जैसे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लोन देने के पैसे, क्रेडिट के पैसे कम हो रहे हैं, मनी सप्लाई कम हो रही है। समझ आया? जैसे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, यानी दोनों का डिफरेंस, वैसे वैसे मनी सप्लाई कम हो रही है। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ी जा रही है, लोन के पैसे कम हो जा रहे हैं, लोन क्रेडिट देने के पैसे कम हो रहे हैं। ये चीज क्लियर आई? यहाँ पे 40% की मार्जिन रिक्वायरमेंट, यहाँ 50%। फिर से देखते हैं, 10 लाख का लोन है, बैंक ने बोला 60% मार्जिन, वैसे इतना नहीं जाएगा कि 60% मार्जिन रिक्वायरमेंट हो, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कहती हूँ 60% मार्जिन रिक्वायरमेंट होना चाहिए, यानी 10 का 60% नहीं देना, उसके अलावा देना। तो मतलब 6 लाख की मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मैंने लोन कितने का दिया, 4 लाख का लोन दिया। तो लोन पहले 6 का दिया, फिर 5 का, फिर 4 का, लोन गया मेरा 654। मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे गई, 40%, 50%, 60%। तो जैसे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मेरी लोन सप्लाई, मनी सप्लाई, क्रेडिट सप्लाई कम हो जा रही है। तो जब भी बैंक को मनी सप्लाई कम करना होता है, कंट्रोल करना पड़ता है, आरबीआई क्या कहता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगला मॉरल सुएशन। सुएशन होता है प्रेशर डालना, ठीक है। कभी कभी बैंक कमर्शियल बैंक्स पे ऐसे ही प्रेशर डाल देता है कि भाई नहीं, लोन नहीं देना, क्रेडिट नहीं देना, अभी लोन कम कर, अभी नहीं दे दो। और कभी कभी ऐसे करते कि कोई बात नहीं, लोन दे, क्रेडिट सप्लाई बढ़ा। इस केस में क्योंकि ये मॉरल है, ये कंपल्सरी नहीं है, मर्जी है कमर्शियल बैंक की वो बात मान ले, वो बात ना माने, बात ना मानने की कोई पनिशमेंट नहीं है, देयर इज नो प्यूनिटिव एक्शन। क्यों? बिकॉज इट्स मॉरल सुएशन, मॉरल प्रेशर डलता है, ऐसी सजेशन या एडवाइस देता है, कभी कभी प्रेशराइज करता है आरबीआई कि तेरे को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर भी कमर्शियल बैंक की मर्जी है, वो लोन देता है, वो बात मानता है आरबीआई की नहीं मानता। अगर वो बात नहीं मानता तो देयर इज नो प्यूनिटिव एक्शन फॉर इट, ठीक है। बट कभी कभी एज एन एडवाइस कमर्शियल बैंक को लगता है कि वो एडवाइस देता है तो वो हमारा सिस्टम या कुछ देखकर ही बोल रहा होगा, तो वो एडवाइस मान भी लेते हैं, ठीक है। तो मॉरल सुएशन में इट्स जस्ट अ प्रेशर एंड परसुएशन कि यार देख, मैं तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ, कभी कभी प्रेशर भी डाल देता है कि तुम लोन दो या ना दो, ऐसे भी मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। तभी हम कह रहे हैं क्वालिटेटिव है, दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव। देन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल।
सिलेक्टिव मतलब आरबीआई कभी कभी ऑर्डर करता है कि सिलेक्टिव लोगों को लोन दे दो, सिलेक्टिव लोगों को लोन मत दो। अब इसमें सिलेक्टिव लोग कौन आते हैं जी? यूजुअली प्रायोरिटी दी जाती है लो फार्मर्स को। जो लोगों को रिक्वायरमेंट है, आरबीआई कभी कभी कहता है पहले प्रायोरिटी में उन लोगों को लोन दो। नॉर्मल जिस इंसान के पास पैसा है या जिसको ज्यादा जरूरत है ना, जैसे लो फार्मर्स या लो लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको लोन दिया जाए, स्मॉल फार्मर्स को, मार्जिनल लोगों को लोन दिया जाए, तो उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। तो ये होता है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग 10 नंबर का आएगा जी मिला के। एंड आई होप दोनों चीजें क्लियर है। नाउ इट्स जस्ट द लर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। असाइनमेंट्स शेयर्ड है, उसके क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस डायरेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं, तो हमें इनडायरेक्ट वेज आने चाहिए। कॉन्सेप्ट सारा यही रहता है, अदरवाइज इससे ज्यादा डिटेल में क्लास में डन है। कोई भी डाउट होगा फील फ्री एनी टाइम टू अप्रोच, ठीक है। और जो घर बैठे हैं, सिर्फ घर बैठे हैं, जो यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ये बहुत नहीं है। यू नीड टू रेफर नोट्स, यू नीड टू रीड द नोट्स, और इफ यू वांट टू गो टू अ बुक टू, कभी कभी हमें बुक भी पढ़नी है, तो संदीप गर्ग डू द बैक एक्सरसाइजेस, संदीप गर्ग की बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स और संदीप गर्ग दोनों पढ़िए, काफी अच्छा हो जाएगा। और ये जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, ये एज अ समरी अपनी नोट्स में कॉपी कर लीजिए। लाइक अगर 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज करना है तो दिस इज द बेस्ट वे यू कैन डू इट। अगर तुमने ये चीज अपनी कॉपी में नोट कर ली है, ये समरी बन गई हमारे चैप्टर की, ठीक है। तो मनी बैंकिंग यूनिट के साथ अब डन है। नेक्स्ट करेंगे, हम कर चुके हैं वैसे क्लास में, वीडियो लेट आती है। नेक्स्ट रिविजन करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। डन। आई जस्ट होप ये दिख रहा हो तुम्हें, क्योंकि आई हैव जस्ट लुक दैट बोर्ड, वो थोड़ा ब्लर हुआ था। मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी ग्रुप में, बोर्ड की पिक्चर, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे ब्लर या इनविजिबल हुआ, बोर्ड से देख लेना, मैं ग्रुप में बोर्ड की पिक्चर शेयर कर दूंगी।